कुछ पैसे दे दो साहब, मैं और मेरा पपी 2 दिन से भूखे हैं। अरे कैसे कैसे माता पिता हैं इस दुनिया में। इतनी ठंड है, बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं और बच्ची को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। मिनी बारिश में भीगती हुई सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास जाकर लोगों से भीख मांग रही थी। दिसंबर का महीना है और ठंड तो इतनी है कि बस पूछो मत। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, लेकिन मिनी इस हाल में भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। उस औरत की बात सुनकर मिनी ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है मालकिन, मैं अनाथ हूँ, इसीलिए तो भीख मांग रही हूँ। आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं क्या? मिनी की बात सुनकर उस औरत को दया आ जाती है। उसने गाड़ी में रखे कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट उठाकर मिनी को दे दिए और साथ में 20 रुपए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। खाने का सामान लेकर मिनी भागकर एक दुकान की शेड के नीचे बैठ गई और अपने पपी ओरियो को बिस्किट खिलाने लगी। ये ले ओरियो, तू भी तो बहुत भूखा है, बिस्किट खा। ओरियो मिनी के मुंह को देखे जा रहा था, जैसे कह रहा था कि तुम भी खाओ ना, मेरे से अकेले नहीं खाया जाएगा। हाँ हाँ मैं भी खाऊंगी, लेकिन पहले तू खा। मिनी बचपन से अनाथ नहीं है। 6 साल की मिनी अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ बस में बैठकर अपने चाचा और चाची के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में घने कोहरे के कारण बस का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में मिनी के माता पिता चल बसे। मिनी के चाचा कमलेश उसे और ओरियो को घर ले आए। सरोज, भैया और भाभी तो नहीं रहे, अब मिनी हमारी जिम्मेदारी है। आज से इसे अपनी बेटी की तरह रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिनी को कभी भी भैया और भाभी की कमी नहीं खलने दूंगी। मिनी अपने चाचा चाची के घर पर रहने लगी। मिनी की चाची सरोज अपने पति कमलेश के सामने तो मिनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन कमलेश के जाते ही, चाची मुझे और ओरियो को दूध पीना है, हमें दूध दे दो ना। दूध पीना है तुझे? अभी दूध पिलाती हूँ। सरोज ने गर्म दूध का ग्लास मिनी के ऊपर डाल दिया। मिनी का दायां हाथ बुरी तरह से जल गया। आह चाची, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा मुझसे दूध मत मांगना, चल घर का काम कर। और हाँ, चाचा जी से कुछ कहा ना तो कैंची से तेरी जुबान काट दूंगी। बेचारी मिनी रोती हुई घर का काम करने लगी। ओरियो मिनी का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता था। वो मिनी के गालों को चूम चूम कर उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। एक दिन, मिनी को ले जाओ और इसे भिखारियों के गैंग में बेच दो। वहाँ जब इसके हाथ पैर तोड़कर इससे भीख मंगवाई जाएगी ना, तब इसे अकल आएगी। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सरोज बच्चों को बेचने वाले दलाल से बातें कर रही थी, लेकिन मिनी ने दरवाजे के पीछे छिपकर सब कुछ सुन लिया था। मिनी उसी वक्त ओरियो को अपनी गोद में लेकर खिड़की से कूदकर घर से भाग गई। ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन लड़की को लेकर तो आओ। सरोज जब मिनी को लाने घर के अंदर गई तो मिनी वहाँ नहीं थी। अच्छा हुआ नास बेटी खुद ही भाग, पीछा छूटा। शाम को जब कमलेश घर आया तब सरोज नाटक करते हुए बोली, मिनी ना जाने कहाँ चली गई है, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। हाय राम, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कमलेश ने मिनी को बहुत ढूंढा, लेकिन मिनी उसे नहीं मिली। उसने थाने में मिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और घर आ गया। इधर मिनी ओरियो को लेकर बस स्टैंड आ गई थी और शहर जाने वाली बस में बैठ गई। ये लड़की कहाँ जाना है, टिकट लिया तुमने? अंकल, मेरे पास तो टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, ये सोने का लॉकेट। आप इसे ले लो और मुझे शहर ले चलो। मिनी ने एक लाल धागे में सोने का लॉकेट पहन रखा था। कंडक्टर ने वो लॉकेट ले लिया और बोला, ठीक है, लेकिन अपने पप्पी को अपनी गोद में ही रखना, दूसरी सीट पर कोई और बैठेगा। ठंड का मौसम था, लेकिन मिनी के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। घर से भागने के चक्कर में वो स्वेटर पहनना भी भूल गई थी। उसने ओरियो को खुद से चिपका लिया और दुबक कर बैठ गई। ओरियो की शरीर की गर्माहट से मिनी को थोड़ी राहत मिली। दूसरी सुबह बस शहर पहुंच चुकी थी। मिनी ने सोचा, शहर तो आ गई हूँ, लेकिन अब यहाँ क्या करूँगी? मैं और मेरा ओरियो कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? मिनी ओरियो को लेकर बस स्टैंड पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी और आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे। मिनी कपकपाती हुई ओरियो को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। मिनी ने वहाँ देखा कि बस स्टैंड पर कुछ भिखारी यात्रियों से भीख मांग रहे थे। लगता है गुजारा करने के लिए मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी, पर ऐसा लगता है कि ये बारिश नहीं रुकने वाली। मुझे जोरों की भूख लगी है, ओरियो को भी तो भूख लगी होगी ना। मिनी अपने पप्पी ओरियो को गोद में लेकर बारिश में निकल पड़ी। वो बस स्टैंड के बाहर आई, जहाँ सड़क पर गाड़ियाँ रेड लाइट पर रुकी हुई थी।
मिनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों से भीख मांगने लगी। अब मिनी रोज भीख मांगकर अपना और ओरियो का पेट भरने लगी। कभी कभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाते तो वे दोनों कुछ खा लेते, नहीं तो दोनों भूखे ही रात में बस स्टैंड पर सो जाते। करीब 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। बारिश में भीगने के कारण मिनी की तबीयत खराब हो गई थी। वो लगातार छींके जा रही थी और उसे तेज बुखार भी हो गया था। हे भगवान, ऐसा लगता है कि इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। मेरे पास पहनने के लिए तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। माँ पापा आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। अपने माता पिता को याद करके मिनी रोने लगती है। ओरियो अपनी जीभ से चाट चाट कर मिनी पे आंसू पोंछ देता है। ओरियो, बस तू ही है जो मुझसे प्यार करता है। मेरी हालत पर तो भगवान को भी तरस नहीं आता। तभी ओरियो मिनी के पास हटकर दौड़कर कहीं दूर जाने लगता है। ओरियो, ओरियो कहाँ जा रहा है? क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? लेकिन ओरियो ने मिनी की आवाज नहीं सुनी और वो एक मेडिकल स्टोर के पास रुका। वहाँ जाकर ओरियो बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। मेडिकल स्टोर के दुकानदार की नजर ओरियो पर पड़ती है। अरे इतना प्यारा पपी किसका है? ये तो किसी का पालतू पपी लगता है। वो दुकानदार ओरियो के पास आया। ओरियो उसकी पतलून पकड़कर खींचने लगा। ओरियो उसे खींचते खींचते मिनी के पास ले गया और जोर जोर से भौंकने लगा। अच्छा, तो ये बात है। दुकानदार ने मिनी के माथे को छूकर देखा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। दुकानदार ने मिनी को एक बिस्किट का पैकेट और कुछ दवाइयाँ दी। इन दवाइयों को खाकर तुम्हारा बुखार उतर जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम अपने पपी का करो, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। मिनी ने बड़े प्यार से ओरियो को गले से लगा लिया और दवाई खा ली। कुछ घंटों के बाद मिनी की तबीयत ठीक हो गई थी और बारिश भी रुक गई थी। ओरियो देख, धूप निकल आई है। लगता है भगवान को मुझ पर तरस आ गया है। चल अब भीख मांगने चलते हैं। मिनी ओरियो को अपनी गोद में लेकर भीख मांगने के लिए निकल जाती है। मिनी ने देखा कि बाहर बाजार में सभी दुकानें खुल गई थी और दुकानों में बड़ी भीड़ थी। लोग ढेर सारी शॉपिंग कर रहे थे। मिनी एक दुकान के बाहर खड़ी थी। वहाँ उसने लोगों को आपस में बातें करते सुना। नया साल आने वाला है। नए साल की पार्टी में पहनने के लिए मैंने नई ड्रेस ली है। और तू क्या कर रही है नए साल पर? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए गोवा जा रही हूँ। इस बार हम लोग नया साल वहीं मनाएंगे। लोगों की बातें सुनकर मिनी समझ गई थी कि नया साल आने वाला है और बाजार में उसी की रौनक है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो क्या नया और क्या पुराना, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। काश कि नए साल पर मेरे साथ भी कुछ अच्छा होता। ये सब सोचते हुए मिनी अपने ख्यालों में खो जाती है और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो सड़क के बीचों बीच चल रही है। तभी पीछे से एक गाड़ी मिनी को टक्कर मार देती है। मिनी ओरियो को लिए हुए सड़क पर गिर जाती है। उसके हाथ पैरों पर चोटें आ गई थी और उनसे खून बह रहा था। तभी गाड़ी का सवार आदमी गाड़ी से उतरकर मिनी के पास आया और बोला, सॉरी बेटा, मेरी गाड़ी से तुम्हें टक्कर लग गई। नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही बीच सड़क पर चल रही थी। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं। चलो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। वो आदमी मिनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आता है और मिनी का इलाज करवाता है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही मिनी रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? मेरा कोई घर नहीं है अंकल। और मिनी ने उस आदमी को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप मुझे यहीं कहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। डरो मत बेटा, मैं एक अनाथालय चलाता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे कई और अनाथ बच्चे भी रहते हैं। तुम उनके साथ रहना। ये सुनकर मिनी को थोड़ा संतोष हुआ और वो उस आदमी के साथ अनाथालय चली गई। वहाँ जाकर वो दूसरे बच्चों के साथ रहने लगी। दूसरा दिन नए साल का पहला दिन था। मिनी को वहाँ पहनने के लिए गर्म कपड़े और खाने के लिए अच्छा खाना भी मिला। मिनी ने अनाथालय के दूसरे बच्चों के साथ खूब मस्ती की और ओरियो भी वहाँ आकर बहुत खुश था। मिनी बेटा, कल से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ाई करोगी। थैंक यू अंकल। मिनी बहुत खुश थी, लेकिन उसी समय मिनी के चाचा कमलेश मिनी को ढूंढते हुए अनाथालय पहुँच गए। मिनी ने उन्हें चाची के बारे में सब कुछ बता दिया। मिनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। तुम मेरे साथ घर चलो। चाचा जी, नया साल मेरे लिए नई खुशियाँ लेकर आए हैं। अब मैं यहीं रहकर अपनी पढ़ाई करूँगी। मिनी की बात सुनकर कमलेश भारी मन से वापस चला जाता है। खोल दो, मेरा ये बंधन खोल दो। ये रस्सी बहुत टाइट है। प्रिया दर्द से तड़पती रहती है। रस्सी से उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं
और रस्सी इतनी टाइट है कि उसके हाथ और पैर से खून निकल रहा है। प्रिया रो रही है और अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है। माँ, ये लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे बचा लीजिए माँ, मुझे बचा लीजिए। तभी प्रिया की सौतेली माँ विमला वहां पर आती है और कहती है, हाँ हा 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 हा, तेरी माँ मर गई, अब वो लौट के नहीं आने वाली, जितना भी बुला ले कोई फायदा नहीं। बिमला की खुद की बेटी पिंकी कहती है, तूने आज खाने में ज्यादा नमक डाला है, इसीलिए सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। वो दोनों प्रिया को अंधेरे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। प्रिया के जीवन में बहुत सारी कठिनाई है। उसकी सौतेली माँ बिमला उससे बहुत काम करवाती है, पढ़ाई नहीं करने देती है, और एक काम इधर से उधर हो जाए तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। बिमला की बेटी पिंकी भी कुछ कम नहीं है। आज प्रिया ने गलती से खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था, इसीलिए उसे ये सजा मिली है। अगले दिन बिमला प्रिया की रस्सी खोल देती है। प्रिया के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए हैं। कितना दर्द हो रहा है। नौटंकी मत कर, तुझे अभी बहुत काम करना है, दशहरा आने वाला है। हाँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, जा वो हाथ रिक्शा लेकर पैसे कमा कर ला। पिंकी पूजा को धक्का मारकर हाथ रिक्शा के पास ले जाती है। प्रिया हाथ रिक्शा लेकर रास्ते पर निकल जाती है। वो रोते हुए लोगों को बुलाती है, साहब जी आइए ना, मेरे हाथ रिक्शा पर बैठिए ना, मैं आपको छोड़ दूंगी, बस 10 रुपए लगेंगे साहब जी। लेकिन कोई उसके हाथ रिक्शा पर नहीं बैठता है। प्रिया के पास हमेशा उसकी माँ की एक तस्वीर होती है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर निकालकर देखती है और रोती है, माँ आज मुझे एक भी भाड़ा नहीं मिला, पैसे नहीं ले जाने से आज मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ। प्रिया खाली हाथ घर लौटती है। ये देखकर बिमला उसे बहुत डांटती है, कल मुही एक पैसा नहीं कमा सकी तू, हैं? ठीक है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। प्रिया भूखी रहती है। रात को उसे बहुत भूख लगती है। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चुपके से रसोई में जाती है। रसोई में एक रोटी पड़ी हुई थी जिसमें तिलचट्टे घूम रहे थे। प्रिया उसी रोटी को उठाती है और खाने लगती है। अचानक से वहाँ बिमला और पिंकी चले आते हैं। ये देखो माँ, रसोई में चोर घुस गया है, रोटी चुरा कर खा रही है। प्रिया बहुत डर जाती है। बिमला प्रिया को मारती है, डंडे से मार मार कर उसके दोनों हाथ तोड़ देती है। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। प्रिया को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। अपने टूटे हुए हाथ को लेकर प्रिया घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। अगले दिन बिमला उसे हाथ रिक्शा लेकर निकलने के लिए कहती है, लेकिन मेरा हाथ टूट गया है, ऐसे हाथ रिक्शा कैसे चला पाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, पैसे कमा कर लाना होगा तुझे। आज अगर पैसे नहीं लाई ना तो इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। प्रिया हाथ रिक्शा के पास गई, लेकिन अपने हाथों से हाथ रिक्शा को खींच नहीं पाई। बहुत दुख रहा है। जल्दी जा चुड़ैल, लोग क्या तेरे लिए इंतजार करेंगे। बहुत कोशिशों के बाद प्रिया ने एक जुगाड़ लगाया। वो अपने दांतों से हाथ रिक्शे का हैंडल पकड़कर खींचने लगी। ये देखकर रास्ते के लोग कहने लगे, हे भगवान, देखो उस बेचारी को, अपने दांतों से हाथ रिक्शा खींच रही है। पता नहीं कैसी मजबूरी होगी। प्रिया दांतों से हाथ रिक्शा खींच रही है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आज उसे भाड़ा मिलता है। एक आदमी उसके हाथ रिक्शा में बैठता है। ए लड़की, जल्दी चल, मेरे पास दुनिया भर का वक्त नहीं है तेरे लिए। प्रिया और जल्दी खींचने की कोशिश करती है। उसके जबड़ों से खून निकलने लगता है। ऐसे बड़ी मुश्किल से वो उस आदमी को पहुंचा देती है और फिर बेहोश हो जाती है। पास में ही एक औरत खड़ी थी। वो औरत प्रिया को अपनी गोद में लेकर पानी पिलाती है। प्रिया के होश में आने पर वो औरत उससे सब कुछ सुनती है और कहती है, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप से हूँ, चलो मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। प्रिया उस औरत को अपने घर ले जाती है। वो औरत बिमला को बहुत डांटती है, आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची से आप काम करवा रही हैं। देखिए मेरे पास पावर है, मैं आपको जेल भी भेज सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये गलती और कभी नहीं होगी। याद रहे, आज से प्रिया को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े देने होंगे, और दशहरा आने वाला है ना, दशहरे के मेले में भी इसे लेकर जाना होगा। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और कह जाती है कि महीने में एक बार वो आएगी और देख कर जाएगी। बिमला और पिंकी बहुत डर जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? इस प्रिया की बच्ची को मेले में भी लेकर जाना होगा क्या? चिंता मत कर पिंकी, मैंने कुछ सोचा है। इस साल का दशहरे का मेला ही उसका आखिरी मेला होगा। उधर प्रिया बहुत खुश है। उसे लगता है कि अब ये लोग उसके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे।
अगले दिन बिमला प्रिया को अपने हाथों से खिलाती है। उसके टूटे हुए हाथों पर मलहम लगा देती है। हाय रे मेरी बच्ची, देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। प्रिया मुस्कुराती है। देखते ही देखते दशहरे का दिन आ जाता है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ मुझे याद है बचपन में आप मुझे आज के दिन मेले ले जाया करती थी, मगर आज मैं मेरी सौतेली माँ के साथ मेले में घूमने जा रही हूँ, मेरा ख्याल रखना माँ। शाम को तीनों मिलकर दशहरे के मेले में जाते हैं। वहां जाकर बिमला दोनों को आइसक्रीम खरीद कर देती है। आइसक्रीम खा ले बहन, ये ले, तू मेरा वाला भी ले ले। नहीं नहीं, माँ कहती थी कि हमेशा सबके साथ मिलकर खाना चाहिए। बिमला अपने मन में कहती है, आज तो तुझे तेरी माँ के पास ही भेजने वाली हूँ मैं। आइसक्रीम खाने के बाद पिंकी मेले में झूले के पास जाती है और कहती है कि उसे झूले पर चढ़ना है, मगर प्रिया ऊंचाई से डरती है। वो मना कर देती है। बिमला कहती है, अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं भी तो रहूंगी ना तेरे साथ। बिमला प्रिया और पिंकी दोनों को लेकर झूले में चढ़ जाती है। झूला घूमने लगता है। प्रिया को बहुत डर लगता है। वो आंख बंद कर लेती है। तभी बिमला हंसते हुए कहती है, आंख बंद करके कोई फायदा नहीं होगा, तुझे तो अब सामने सिर्फ मौत दिखेगी, मौत। ये कहकर बिमला प्रिया को धकेल देती है। प्रिया बहुत तेजी से जमीन की ओर गिरने लगती है। बचाओ बचाओ माँ। प्रिया को सचमुच सामने मौत ही दिखती है। बिमला और पिंकी हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रिया का काम तमाम होने वाला है। प्रिया जमीन से टकराने जाती ही है कि तभी एक चमत्कार हो जाता है। प्रिया की माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो प्रिया को अपनी गोद में लपेट लेती है। ये देखकर बिमला और पिंकी चौंक जाते हैं। प्रिया भी आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ आप? हाँ बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ ही थी। उस दिन की वो औरत मैं ही थी। मेरे होते हुए तुझे कुछ भी नहीं होगा। प्रिया अपनी माँ को जकड़ लेती है। उसकी माँ की आत्मा अपनी जादुई शक्ति से बिमला और पिंकी को नीचे लाती है। मुझे माफ कर दो, और कभी कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने उस दिन तुम लोगों को आखिरी मौका दिया था, अब और नहीं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और बिमला और पिंकी को अरेस्ट कर लेती है। उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उधर रावण की मूर्ति को आग लगाई जाती है और इधर दोनों माँ बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। प्रिया, आज से तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और जब भी मुझे बुलाएगी मैं चली आऊंगी। प्रिया खुश हो जाती है। उसका टूटा हुआ हाथ भी ठीक हो जाता है और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।